नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स बहुत दिनों के बाद लेकर आया हूं और आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। आइए हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो करंट अफेयर है यह गोल्डमैन सैक भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में फोरकास्ट किया गया है और उसने जो भारत का फोरकास्ट है यह बढ़ा के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है यह 6.7% कर दिया है, जो पिछले फाइनेंशियल हिसाब से 10 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी किया गया है, जो कि निवेश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यह जो गोल्डमैन सैक है यह अमेरिकी रिसर्च फर्म है और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे गोल्डमैन सैक के नाम से भी जाना जाता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने जीडीपी में फोरकास्ट जो है वह आपका 10 बेसिक अंकों का, बेसिक अंक का मतलब यही होता है जो दशमलव में आपके अंक बढ़ते हैं उसके बारे में कहा गया है और यह अनुमान जो है ग्रोथ का अनुमान जो बढ़ा के 6.7% कर दिया गया है। तो इसका अगर हम लोग सकारात्मक पहलू देख लें, पॉजिटिव, तो इसके चलते भारत का जो निवेश है, जो एफडीआई है, उसमें बढ़ोतरी होगी जिससे ग्रोथ पर और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वह ऐसी रिसर्च को देखते रहते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, वहाँ पर रिस्क है, कितना नहीं है, और उसी के आधार पर वह इन्वेस्टमेंट करते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। विकास पूर्वानुमान जो है और आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है इसी के आधार पर किया गया है। गोल्डमैन सैक का उम्मीद है कि 2024 के जीडीपी में जो ग्रोथ है वह 6.7% पहुंच जाएगा और निवेश की जो संभावना है वह लगातार वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई द्वारा जो Q4 है, आप लोग जैसा जानते हैं एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसको Q1, Q2, Q3 और Q4 में डिवाइड किया जाता है। तो यही जो चौथा क्वार्टर है इसका, उसमें जो दिसंबर 2024 में इसमें ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई गई है और जब ब्याज दर में कटौती होता है तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार के नए नए अवसर और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं और आरबीआई की रणनीति। जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो इसके चलते जो होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का यह तात्पर्य है कि आपका मान लीजिए एक तरफ कमोडिटी है और एक तरफ जो मुद्रा है, तो जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ने लगे और जो मुद्रा की प्राइस है, वैल्यू है, यह गिरने लगे तो इसी को आप मनी इन्फ्लेशन कहा जाता है या मुद्रा स्फीति कहा जाता है। तो जो एमपीसी है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यह खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में चिंता व्यक्त की गई है, जिसका मौजूदा समय में आप जानते हैं कि जो गर्म मौसम है इसके चलते जो खाद्य सप्लाई श्रृंखला है जो उस पर व्यवधान आ रहा है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे मौद्रिक नीति ढील पर विचार करने से पहले आरबीआई खाद्य मुद्रास्फीति के प्रक्षेपण का आकलन करने के लिए मानसून और जो ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई की प्रगति का निगरानी कर सकता है कि सप्लाई चेन पर क्या दिक्कत आ रही है उसके संदर्भ में। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर अगला खबर आपका है, भारत का टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में 9 के साथ जो है वह व्यापार घाटा है। यहाँ पर व्यापार घाटा से जनरली अगर हम लोग देखें तो व्यापार घाटा किस स्थिति में होता है, जब आपका एक्सपोर्ट जो है वह आपका कम हो जाए और इंपोर्ट जो है वह आपका ज़्यादा हो जाए, तो इसे आपका व्यापार घाटा कहा जाता है। जब यह आपका एक्सपोर्ट निर्यात कम होता है और आयात ज़्यादा होता है तो इसे व्यापार प्रतिकूल भी कहते हैं, और जब एक्सपोर्ट आपका
एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो इसे आपका व्यापार अनुकूल भी कहा जाता है। और जब यह दोनों आपका बराबर हों, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, तो इसे व्यापार संतुलन की स्थिति कही जाती है। तो वहीं बतलाया गया है जो भारत के टॉप 10 जो हैं आपके साझेदार, व्यापारिक साझेदार हैं, उनके साथ व्यापार घाटा भारत का चल रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। भारत के वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन, रूस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत जो शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में 9 के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। आयात और निर्यात के बीच अंतर को आपका व्यापार घाटा कहा जाता है या व्यापार प्रतिकूल भी कहा जाता है, यही स्थिति होती है। और आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बीते वित्त वर्ष में 2022-23 की तुलना में चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया है। जो यह चार कंट्रियां हैं, इनके साथ व्यापार घाटा पिछले वर्ष के अनुसार आपका तुलना में बढ़ गया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। व्यापार घाटे के विवरण के बारे में दिया गया है। जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूएई और सऊदी अरब और आपका रूस, इंडोनेशिया और इराक के साथ व्यापार घाटे में कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में। अगर देखा जाए तो इन देशों के साथ व्यापार घाटा कम हुआ है। वहीं अगर वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ के 85 अरब डॉलर हो गया और रूस के साथ व्यापार घाटा जो है आपका वह बढ़ के 57.2 अरब डॉलर हो गया है। अगर दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो इसके साथ आपका व्यापार घाटा 14.71 अरब डॉलर हो गया है। वहीं हांगकांग के साथ बात की जाए तो यह आपका 12.2 अरब डॉलर हो गया है। अगर वही समग्र व्यापार घाटे के रुझान की बात की जाए तो चीन के साथ दो तरफा जो व्यापार है वह आपका 118.4 अरब डॉलर रहा था और वहीं वह अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वह आपका 118.28 अरब डॉलर रहा है। वहीं भारत का अपने 4 प्रमुख व्यापारिक साझेदार जैसे सिंगापुर आपका हो गया, यूएई, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जो एशियाई गुट के हिस्से के रूप में है, इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। और यह भारत के साथ 2023-24 में अमेरिका के साथ आपका 36.74 अरब डॉलर व्यापार अधिशेष रहा है, व्यापार सरप्लस में रहा है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने खाद्य एवं पोषण जो बोर्ड है इसको भंग कर दिया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि यह बोर्ड क्या काम करता था। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आधिकारिक तौर पर अपने खाद्य एवं पोषण जो बोर्ड है इसको भंग कर दिया गया है। यह मंत्रालय तकनीकी विंग जिसका मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में स्थित है और खाद्य एवं पोषण बोर्ड के देश में कई स्थानों पर कार्यालय हैं, जिसमें से आपका एक फरीदाबाद में है, फिर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसके गुणवत्ता की जांच करने के लिए लेबोरेटरी भी इसमें शामिल है। सोमवार को एक गजट प्रकाशित हुआ और इसी के नोटिफिकेशन के बाद आपका बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी गई। बीते साल 6 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया था। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं नवंबर 2020 में रिपोर्ट में सरकारी निकायों को ज़्यादा कुशल और व्यवस्थित बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे और इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है और साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष और सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को
भी भंग करने का फैसला किया है। और खाद्य एवं पोषण बोर्ड, या जिसे आप शॉर्ट में क्या कहेंगे, FNB, को कृषि मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था, लेकिन बाद में आपका 1993 में इस बोर्ड को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं। FNB देश भर में 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण यूनिट हैं, जो देश के सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और रसद आपूर्ति का काम करता है। वहीं अगर बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कुल 147 कर्मचारी थे, जिसमें से 33 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और ग्रुप ए के, यह इसके स्ट्रक्चर के बारे में है, आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यह किस बोर्ड में, किस मंत्रालय के अधीन आता था, और इसके जो किस मंत्रालय के से इसको ट्रांसफ़र करके आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था, और इस कब लाया गया था। FNB के काम पर रोक लगा दिया गया है। और आप लोग जैसे जानते हैं यह बोर्ड है तो इसके कई शहरों में इसकी परिसंपत्तियां हैं। उस जो परिसंपत्तियां या संपत्तियां हैं इसके संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया है। और फरीदाबाद में जो और चेन्नई में जो लेबोरेटरी है उसको FCI को दे दी गई है। और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन में बाल विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। आइए हम लोग इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं एक चीज। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया कोपायलट प्लस PC। यह आपका पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में है और माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया। यह एडवांस AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ है, और यह अल्फाबेट और आपका एप्पल की जो है उसके प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया गया है। ये डिवाइस आपका एसर और टेक कंप्यूटर के साथ सहयोग से विकसित किए गए हैं, और क्लाउड डेटा सेंटर पर निर्भर करते हुए किए बिना आपका AI कार्यों को स्थानीय रूप से करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। और लॉन्च इवेंट आपका जो रखा गया है वो 20 मई को माइक्रोसॉफ्ट रेमंड और वाशिंगटन कैपिटल कैंपस में हुआ, और बिक्री जो इसकी शुरुआत होगी आपका 18 जून को, और इसका जो कीमत रखा गया है वह आपका $1000 रखा गया है। अगर भारतीय मुद्रा के रूप में बात किया जाए तो लगभग आपका 84,000 के आसपास इसकी कीमत है। तो आप लोग यह याद रखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा PC लॉन्च किया है और इसका क्या नाम है। आगे हम लोग चलते हैं। इनोवेटिव रिकॉल फीचर। CEO सत्या नडेला ने रिकॉल फीचर पर प्रकाश डाला, जो कि कंप्यूटर के सभी गतिविधियों को ट्रैक करेगा और साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं के लिए एक खोजने योग्य इतिहास बनाता है। और यह कार्य क्षमता वेब ब्राउजिंग और वॉइस चैट तथा अन्य गतिविधियों के साथ विस्तारित है, जिसमें उपयोगकर्ताओं की सुविधा और उत्पादकता बढ़ेगी। इसके द्वारा आपका सुविधा में भी वृद्धि होगा और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि होगी। कोपायलट प्लस वॉइस असिस्टेंस। कोपायलट वॉइस असिस्टेंस माइनक्राफ्ट खिलाड़ियों के लिए एक रियल टाइम वर्चुअल कोच के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह दिखाता है कि AI का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों यानी कि रिसर्च में उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। अगर वहीं बात की जाए बाजार पर प्रभाव और बिक्री के अनुमान की, तो माइक्रोसॉफ्ट के हेड ऑफ कंज्यूमर मार्केटिंग जो हैं वह यूसुफ मेहदी ने अगले साल 50 मिलियन AI PC बेचने का अनुमान लगाया है। और उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह PC सीधे चलने वाले तेज AI असिस्टेंस उपयोगकर्ताओं के लिए अपने उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान
प्रदान करेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं डीडी किसान। सबसे पहले यह चैनल के बारे में बात कर लिया जाए। यह डीडी नेशनल जो है, उसी तरह डीडी किसान 2015 में भारत सरकार द्वारा 26 मई को यह लॉन्च किया गया था 2015 में। और आप लोगों को एक क्वेश्चन भी यहाँ याद होगा, एक कॉल सेंटर, फ्री कॉल सेंटर है जो किसान कॉल सेंटर के नाम से, वह 2004 में उसको लॉन्च किया गया था। उस समय जो सरकार थी वह आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस पर पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो आइए हम लोग इस पर देख लेते हैं। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। डिप्लॉयड टू एआई एंकर, जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधारित जो एंकर हैं उनको लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में देखते हैं। द एंकर हैव बीन नेम्ड, उनका जो नाम है एआई क्रिस, या आपके एआई क्रिस हैं। और दूसरे जो एआई भूमि, यह आपकी एंकर जो हैं वह एआई भूमि है। एंड कैन स्पीक 50 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो एआई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तकनीकी के क्षेत्र में रोजगार, या तो इस तरह मैनुअल जो रोजगार की बात की जाए उसमें लगातार कमी की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब यही सोचिए, यह जो दोनों एआई जो है यह आपके कई लोगों को, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, इनके पास जो जानकारी है उसकी बात की जाए तो 50 भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की और विदेशी भाषाओं का इनके पास ज्ञान, उस भाषा में ये एंकरिंग करेंगे। तो उसके आधार पर देखा जाए तो लगभग आपके 30-40 लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। देज विल एक्ट एज द इंफॉर्मेशन हब फॉर फार्मर, डिलीवरिंग अपडेट ऑन द सब्जेक्ट लाइक, जो किसान हैं उनके लिए आपके अपडेट जो इस सब्जेक्ट से संबंधित है उस पर इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। कटिंग एज द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, यह जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उस पर भी इनका ध्यान होगा। और साथ ही साथ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड ट्रेंड इन एग्रीकल्चर मार्केट, जो मंडी है उस पर भी इनका फोकस होगा। साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट दैट कुड इम्पैक्ट क्रॉप, जो क्रॉप हैं उस पर आपका जो मौसम का प्रभाव होता है, मान लीजिए बारिश हुआ या तूफान आया किसी भी चलते, तो उस पर भी यह फोरकास्ट करेंगे। जैसे ही कि डीडी किसान अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो उसमें देखते होंगे इस प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, उसको भी ये लोग डिटेल में बतलाएंगे। कैन बी स्पीक इन 50 लैंग्वेज एंड रीड न्यूज 24 आवर 365 डेज, यानी कि यह 50 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में यह आपके जो वाचन करेंगे। और साथ ही साथ जो न्यूज पढ़ेंगे यह 24 घंटे और पूरे साल 365 दिन। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहीं आपके क्रिस और भूमि है, यह नाम याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देख लेते हैं। द इनिशिएटिव एम, इसका जो लक्ष्य है, सर्व द एग्रीकल्चर एंड रूरल कम्युनिटी विथ द फोकस ऑन एजुकेटिंग एंड प्रोमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके द्वारा जो संपूर्ण रूप से जो विकास है उस पर, जो कि आपका एजुकेशन, जो शिक्षा और उसके वृद्धि यानी कि प्रोन्नति के लिए है, उस पर फोकस करना है। वहीं अगर दूसरे स्तर की बात की जाए, दूसरी पॉइंट की, तो डीडी किसान इज एन इंडियन स्टेट ओन एग्रीकल्चर टेलीविज़न, या भारत सरकार की जो भारत सरकार है इसकी यह चैनल है। और यह चैनल जो है यह फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इट इज द फ्लैगशिप
चैनल ऑफ दूरदर्शन लॉन्च ऑन 26 मई 2015। यह आपका 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूँ। इट्स एम टू केटर द फार्मिंग एंड रूरल कम्युनिटी टू स्ट्रेंथ 3-dimensional concept of agriculture including balance farming, animal husbandry and plantation। जो आपका एग्रीकल्चर है और जो एनिमल हस्बेंड्री है और साथ ही साथ आपके प्लांटेशन से भी संबंधित इस पर जानकारियां दी जाएंगी। आइए हम लोग अगला खबर देख लेते हैं। केरला का जो पेरियार फिश किल स्पार्क आउटरेज एमिड अनसर्टेनिटी ओवर पॉल्यूशन फैक्टर। जो आपका प्रदूषण है उसी के फैक्टर के आधार पर यह देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मछलियां वहां पर मृत पाई गई हैं और उसमें यह उनके मृत्यु का सबसे मेन कारण है डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द रिवर। रिवर में जो है ऑक्सीजन लेवल का डाउन हो जाना, और डाउन जब होता है ऑक्सीजन लेवल, उससे उसमें जितने भी जीव होते हैं जो कि उनका एक तरह से आपका रहने का स्थान होता है, जब ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे डाउन होने लगता है तो वो मरने लगती हैं, और वही एक इसका परिणाम है। और इसके लिए इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यह देखिए पूरा फिगर दिखाया गया है, बहुत मार्मिंग यह फिगर है। देखिए छोटी बड़ी मछलियां सब मरी हुई हैं। कोची फेसिंग फ्लैग फॉर लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द अपोजिशन पार्टी द केरला गवर्नमेंट ऑन संडे डिसाइड टू कन्वेन हाई लेवल मीटिंग टू डिस्कस द इशू ऑफ रिसेंट मास डेथ ऑफ फिश इन द रिवर पेरियार। पेरियार रिवर में जो आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मछलियां मरी हैं उस पर अपोजिशन और वहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि आपके पर्यावरणविद हैं और साथ ही साथ अपोजिशन की जो पार्टियां हैं और आपके लोकल जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनके द्वारा जो विरोध जताया गया उसी को देखते हुए वहाँ की केरला गवर्नमेंट ने निर्णय किया है कि हाई लेवल मीटिंग करने के लिए ताकि इसका जांच किया जा सके। आगे हम लोग देख लेते हैं। यही देखिए आपका पेरियार रिवर है यहाँ से, और यहीं पर इडुक्की आपका रिजर्वायर है, और यहीं आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है, और मुल्ला पेरियार डैम आपका यहीं स्थित है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे सुरलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका यह लगा हुआ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड द रिवर विथ द लार्जेस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। केरल जो यह आपका राज्य है, यहाँ की यह जो पेरियार रिवर है यह आपकी सबसे बड़ी रिवर है और पानी को डिस्चार्ज करने के मामले में भी। इट इज वन ऑफ द फ्यू perennial river in the region and provide the drinking water for several major town। जो वहाँ पर मुख्य जो शहर हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करती हैं। वहीं अगर बात किया जाए इट्स जनरेट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शनल ऑफ द केरला इलेक्ट्रिसिटी पावर वाइस इडुक्की डैम और एंड फ्लो एलॉन्ग द रीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटी। यहाँ इस नदी पर जो है कि आपका इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट किया जाता है, जैसा कि आप लोग इडुक्की डैम के बारे में जानते हैं। और फ्लो जो होता है जिस रीजन से यह गुजरती है नदी, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हैं। ड्यू टू द देज रीजन, इन्हीं कारणों से इस जो नदी को जो नाम दिया गया है वह नाम है आपका लाइफ लाइन ऑफ द केरला। केरला की
जीवन रेखा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। कोच्चि सिटी इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर माउथ ड्रा इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम एलुवा एंड अप स्ट्रीम साइड सफिशिएंटली फ्री ऑफ द सी वाटर। इसके द्वारा जो है कि आपकी कोच्चि में जो है आपका पानी का सी लेवल में सप्लाई की होता है, और आपका 25% ऑफ द केरला इंडस्ट्री आर एलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर पेरियार। जितने भी आपके केरला में इंडस्ट्री हैं उसमें से 25% जो आपके इंडस्ट्री हैं वह इसी नदी पर स्थित हैं। अगर वहीं बात की जाए, पेरियार रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द शिवगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वह आपके उसके शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और फ्लो थ्रू द पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसके द्वारा यह गुजरती है, वहाँ से गुजरती है। इट फ्लो इनटू द वेम्बनाड लेक फाइनली इनटू द अरेबियन सी, और अंततः यह अरब सागर में गिर जाती है। द मेन ट्रिब्यूट ऑफ द पेरियार रिवर मुथी, रूपुजा और मुल्लायार, चेरू, थोनी एंड पेरी जाकुट्टी यह इसकी सहायक नदियां हैं। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए जो सिविल की तैयारी करते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, और यह आपका बाइलिंगुअल है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और जो सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं, मान लीजिए जो पॉलिटी के हैं या जो हिस्ट्री के हैं, उन्हीं के द्वारा यह पढ़ाया जा रहा है, और यह बेसिक से एडवांस है, और यह बेहद ही कम कीमत पर है। अगर आप लोग एक नज़रिए से देखें तो यह गरीब बच्चे जो हैं, जिनके सपने होते हैं कि मैं IAS, IPS या PCS अधिकारी बनूं, तो उनके लिए बेसिक से तैयारी करने के लिए यह एक कोर्स है, और बेहद ही कम कीमत पर। और यह बेसिक से यानी कि कक्षा 6 से जो कि आपके NCERT से लेके एडवांस यानी कि 12th तक है, और यह आपके जो उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उन्हीं के द्वारा यह क्लासें चलाई जाती हैं। आइए हम लोग आगे अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक सूचना दे दूं कि जो भी यूपीएससी और आपका PCS और फिर उसके बाद BPSC की तैयारी करते हैं, उनके लिए हमारा जो प्रीलिम्स का जो टेस्ट है उसके 5 टेस्ट आपके लिए फ्री हैं। अगर आप कहीं भी हों तो आप आकर जुड़िए हमारे संस्थान से, और यहाँ 5 टेस्ट दीजिए आप, और वह टेस्ट का फिर आपका जो OMR आप जमा करेंगे उसका इवैल्यूएशन करके आपको मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा, और हमारे यहाँ नोटिफिकेशन में भी उसकी सूचना दी जाती है। तो इसका लाभ उठाइए। अगर आप लोगों को कोई भी परीक्षा का इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके द्वारा आप लोगों को जो भी चीज़ आगे मुनासिब हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें एडमिशन ले लें, ताकि हम यहाँ तक आप लोगों को बतला दें कि पिछले वर्ष जो परीक्षा हुआ था उसमें हमारे जो टेस्ट सीरीज पेपर हैं उससे डायरेक्टली आपके प्री और मेंस दोनों जगह क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग जहाँ भी हों, अगर आप लोग सीरियस हैं 2024 के एग्ज़ाम के प्रति, तो आप लोग ज़रूर यह आकर टेस्ट सीरीज दीजिए। धन्यवाद।